तो हाँ जी मेरे प्यारे फ्रेंड भाई, कैसे हो आप सब? तो भाई स्वागत है आप सबका आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जेके तिवारी गुरुकुल के इस बेहतरीन और धमाकेदार क्लास में। तो जिसका तुम्हें था इंतजार और जिसके लिए आप लोगों का था दिल बेकरार, वो क्लास आ गई। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा अप्रोक्स 1 वीक से इस क्लास को शेड्यूल किया जा रहा है, बट ये क्लास हो नहीं पा रही है। तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी इसलिए नहीं हो पा रही थी। बट हाँ, अब आपकी क्लासें जो चलेंगी वो कंटिन्यू चलेंगी, है ना। और इसी तरीके से प्रीमियम ही चलेंगी। सो आप सभी लोग टाइम से आ जाया करो, आकर चेक कर लीजिएगा। जब आपकी क्लास शेड्यूल रहेगी तब आपको क्लास आपकी मिलेगी। आज के बाद हम आपसे गारंटी लेते हैं ना। सो अब आप लोग कंटिन्यू स्टडी अपनी स्टार्ट कर दो। और अगर बात किया जाए इस क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाने क्या वाले हैं, तो ऊपर ही दिया गया है जो आपको क्या है, फिजिक्स है ना। जो आपकी क्या है, फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना। इसमें हम क्या, आवेश क्या होता है और उसके कुछ नॉर्मल गुण क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आया समझ में? क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, फर्स्ट लेक्चर ही है, तो केवल ओनली वन इंट्रोडक्शन और नॉर्मल कुछ प्रॉपर्टी के बारे में इसका डिस्कशन किया जाएगा। सो भाई क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हो, ये सारी स्लाइडें देखो पड़ी हुई है ना। इन सभी स्लाइडों को खत्म करके ये क्लास को बंद किया जाएगा। सो भाई आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दो और अपने उन सभी अदर फ्रेंड्स को बुला लो जो कि अभी तक अपनी स्टडी किसी भी कारण से नहीं स्टार्ट कर पाए हैं, या स्टार्ट किया था तो कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था कि यह आपको बहुत अच्छा चांस मिला है जाकर, जिससे आप हमारे साथ एकदम 0 टू हाई लेवल की स्टडी किसी भी सब्जेक्ट की बात की जाए तो कर सकते हो जुड़ के। आया समझ में, है ना। सो भाई सेशन को आप शेयर कर दो और हम भी आपकी क्लास को स्टार्ट करें, है ना। क्योंकि आप ये समझिए कि जब तक आपकी संख्या यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ेगी ना, तब तक मोटिवेट हम नहीं होते। आपकी संख्या से ही मोटिवेट होते हैं। जितनी आपकी यहाँ पर संख्या होगी उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम करने का मन होगा। क्योंकि आप समझ सकते हो ऑनलाइन में केवल आप ही लोग रहते हो, है ना, टीचर को मोटिवेट करने के लिए। सो जी जान से आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसी ही धमाकेदार क्लासेस चैनल पर होती रहती, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। और पहला नंबर सभी लोग क्या करोगे, वीडियो को लाइक कर दोगे, है ना। ऐसे समझो। और फिर से बोल रहे हैं, आप इस सेशन को शेयर कर दो। और बगैर टाइम बर्बाद किए आप चलो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज समझ में, तो आप समझिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मोटिवेशनल कोर्स आपको सुनाएंगे, उसके बाद में हम आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मोटिवेशनल कोर्स बहुत जरूरी है आपको निरंतर मेहनत करने के लिए। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ठोकरे खा के भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा दिया है। इसका मतलब क्या हुआ जाकर, इसका मतलब ये हुआ जाकर कि मान चलो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको प्रोत्साहित कर रहा है, अगर आप उसका कहना नहीं मान रहे हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है, और नहीं तो वो तो आपको प्रोत्साहित कर ही रहा है। आया समझ में? सो वैसे ही बात किया जाए तो हम आपके सामने आज फर्स्ट क्लास लेकर आए, सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे एक ऐसा टाइम आएगा कि आपका बोर्ड एग्जाम एकदम नज़दीक आ जाएगा। सो आपको अगर पढ़ना है तब तो आप पढ़ के अपना बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकते हो, नहीं तो हम तो क्लास लाते ही रहेंगे। तो आप ये समझिए कि आपको संभलना है, ये आप समझो, है ना, आपको संभलना है। नहीं तो पता चले कि आप संभलो ना, अर्थात आप अपनी कंटिन्यू स्टडी स्टार्ट कर दो। हमारी यही आशा है, हम यही सारे स्टूडेंट्स से आशा रखते हैं कि वो सभी लोग स्टडी करके अपना बेहतर से बेहतर मार्क्स लाएं। आया समझ में? सो आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। और चलो अब आपकी क्लास को स्टार्ट किया जाए, है ना। वैसे सब कुछ दिया गया है, बट नो टेंशन, हम आपको जहां लिखने की जरूरत होगी वहां हम आप लिखकर जरूर सिखाएंगे, है ना। तो आप समझिए, पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं ना, इंट्रोडक्शन की बात थोड़ा कर लेते हैं, है ना। तो आप समझिए, जब हमने आपको सिलेबस बताया था तो बताया था कि जो आपका क्या वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट है, और जो आपका सेकंड है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, ये क्या है, फर्स्ट इकाई में आता है, जिसका नाम है क्या, स्थिर वैद्युतिकी, है ना। और स्थिर वैद्युतिकी के शाखा में आती है। तो ये सब होता क्या है और क्यों आवेश हम क्या पढ़ते क्या नहीं पढ़ते उसके बारे में अगर बात किया जाए तो आप समझो, है ना। फर्स्ट पहले हम बात किसके बारे में कर लेते हैं, वैद्युतिकी के, क्या, वैद्युतिकी के बारे में बात कर लेते हैं ना, क्या, वैद्युतिकी, है ना, वैद्युतिकी। तो आप समझिए वैद्युतिकी क्या है, तो वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है ना, क्या, ऐसे आप समझिए, आगे सारी थ्योरी दी गई, ऐसे आप समझ लो बस, है ना, लिखवा नहीं रहे हैं। तो वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, वैद्युत आवेश एवं उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। समझ में, क्या, वैद्युत आवेश एवं उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। और ये होती है दो प्रकार की, जिसमें फर्स्ट की बात करें तो आपका एक होता है जाकर क्या, स्थिर वैद्युतिकी, है ना, क्या, स्थिर वैद्युतिकी, है ना, वैद्युतिकी।
और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा गतिक वैद्युति बोलो या चालन वैद्युति बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है ना। तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका गतिक, है ना, गतिक या चालन, क्या चालन वैद्युतिकी, है ना, वैद्युतिकी। आया समझ में। और अगर बात किया जाए तो इस शाखा में, है ना, इस वाली शाखा में यानी स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग क्या चैप्टर नंबर आपका जो फर्स्ट है उसके बारे में स्टडी करते हैं, और हमारा जो चैप्टर नंबर क्या है आपका सेकंड है उसके बारे में स्टडी करते हैं ना। फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट आपका है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जो कि आज आपको स्टडी कराया जाएगा। और सेकंड क्या है आपका स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। ओके, इतना क्लियर है। उसके बाद में आप समझिए, अगर हम गतिक वैद्युतिकी के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपका चैप्टर नंबर थर्ड आता है, क्या चैप्टर थर्ड आता है ना, विद्युत धारा, और जो आपका चैप्टर नंबर 4 आता है ना, चैप्टर नंबर 4 आता है, उसके बारे में स्टडी हम इसी में करते हैं। और उसके बाद में आपका चैप्टर नंबर हमारा क्या हो गया 5 हो गया, वो भी इसी में पढ़ा जाता है ना, ये हुआ जाकर। उसके बाद में आप समझिए चैप्टर नंबर 6 हो गया, और चैप्टर नंबर आपका क्या हो गया 7, है ना, चैप्टर नंबर आपका क्या हो गया 7 हो गया, और चैप्टर नंबर आपका 8 हो गया। इन सभी को हम क्या करते हैं इस गतिक या चालन वैद्युतिकी में पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ जाकर, इसका मतलब ये हुआ जाकर कि आपकी जो फिजिक्स का खंड का है यानी फर्स्ट भाग है ना, जो आपका फिजिक्स का क्या, इसका मतलब हुआ क्या जाकर, आप ये समझो कि जो क्या है आपका जो फिजिक्स है ना, क्या फिजिक्स है ना, क्या जो आपकी हमारी फिजिक्स है, इसका जो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 है, इसमें ऑलरेडी केवल हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में बात करते हैं, यानी केवल चार्ज के बारे में, है ना, क्या वैद्युत आवेश, है ना, क्या वैद्युत आवेश यानी केवल चार्ज के बारे में बात किया जाता है, केवल चार्ज के बारे में बात किया जाता है। बताओ इतना आया समझ में, इंट्रोडक्शन आपको क्लियर इतना, है ना, इतना इंट्रोडक्शन करना है। आप ये समझो कि हम भले फिर से दिखा देते हैं, हम भले आपके लिए नोट्स क्रिएट करके लाए हैं, बट आपको जहां हमको समझाना होगा वहां हम लिख के समझाएंगे। और नोट्स इसलिए क्रिएट करके लाए हैं क्योंकि आप कहते रहते हो ना सर हम नोट्स कैसे बनाएंगे, सर हम पेपर में कैसे लिखेंगे, है ना, तो उसके बारे में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको नोट्स कैसे बनाना, पेपर में लिखना कैसे है, तो उसके लिए हम थ्योरी भी ले आए, बट हाँ हर एक टॉपिक को आपको एक्सप्लेन अच्छे से किया जाए। तो इतना क्लियर है ना। वैद्युतिकी जो है, वैद्युतिकी एक ऐसी भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें वैद्युत आवेश एवं उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, और ये 2 प्रकार की होती है, एक स्थिर वैद्युतिकी, एक चालन वैद्युतिकी। चालन वैद्युतिकी में हमारा क्या होता है 3 से लेकर 8 तक सारा हम लोग पढ़ते हैं, और उसके बाद में जो स्थिर वैद्युतिकी इसमें क्या होता है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा जाता है। इसका मतलब हुआ क्या जाकर, इसका मतलब आप समझ सकते हो, फर्स्ट से लेकर 8 तक हमारा फिजिक्स का क्या पार्ट हमारा फर्स्ट है यानी खंड का है, तो खंड का में ऑलरेडी आप ये समझो कि केवल वैद्युत आवेश एवं उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है ना। अब यही सारी की सारी चीज आपको इधर थ्योरेटिकल फॉर्म में मिल जाएगी, आप समझिए, है ना। ये देखो दिया गया है ना, क्या आपको ये देखो यहाँ पर सामने दे दिया गया है ना, क्या बताया गया है वैद्युतिकी, है ना, क्या वैद्युतिकी। तो वैद्युतिकी के बारे में इन्होंने क्या बताया है उसको आप देख सकते हो, है ना, वैद्युतिकी के बारे में क्या बताया है। तो हमारी जो वैद्युतिकी है, क्या वैद्युतिकी क्या है, तो वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं आवेश एवं उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। यही तो हमने अभी आपको बताया था। और ये आपकी 2 प्रकार की होती है ना, ये क्या, ये आपकी होती है जाकर क्या 2 प्रकार की, है ना, ये होती है आपकी क्या 2 प्रकार की, एक हमारा स्थिर वैद्युतिकी हो जाता है, एक हो जाता है हमारा क्या गतिक या चालन वैद्युतिकी। यही तो हमने आपको बताया था, सेम टू सेम सब कुछ लिखा हुआ है, बस हम आपको पीडीएफ इसलिए लेकर आए ताकि आप थ्योरी आप अपनी कवर कर सको। ये ना हो कि सर हम नोट्स कैसे बनाएंगे या सर हम कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। और ये सारे के सारे स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपकी इच्छा है तो, और नहीं तो आप नो टेंशन, हम यहाँ पर क्या होगा एक क्यूआर कोड ओपन होता है, उस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिएगा, वैसे आपके पास नोट्स आ जाएगी। और नहीं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इसी चैनल के नाम से जयकेश तिवारी गुरुकुल के नाम से, सब कुछ अभी हम लोग बाद में डिस्कस भी करेंगे, तो आप वहां से जाकर सारी पीडीएफ को पा सकते हो। तो परेशान होना नहीं, आप ये समझो भले हम थोड़ा देर से आए हैं लेकिन जो कंटेंट लेकर आए आपके बेहतरीन कंटेंट लेकर आए हैं आपके लिए, और आपको केवल हमारा पढ़ाना काम नहीं आपको सिखाना काम है। आप आके कैसे अपना बोर्ड एग्जाम बेहतर से बेहतर मार्क्स लाओगे उसको भी गाइड किया जाएगा, है समझ में।
तो ये इतना हो गया है। उसके बाद में आप ये समझो जो हमने बताया था, है ना, जो हमने बताया था क्या, स्थिर वैद्युति क्या है, तो स्थिर वैद्युति हमारी आप सामने ही देख सकते हो क्या, वैद्युति की एक ऐसी शाखा है जिसमें क्या होता है, स्थिर आवेश एवं क्या होता है, उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेश का मतलब आप समझ सकते हो कि जो आवेश का वेग है, वैसे आवेश को हम क्या करते हैं, क्यू से ऊर्ध्व सब आपको बताया जाएगा, लेकिन जो आवेश का वेग है यानी v, वो क्या है आपका 0 है। आया समझ में, आवेश का जो वेग है वो क्या है आपका 0 है। आया समझ में। और आवेश रुका किन किन चैप्टरों में रहता है, तो आवेश हमारा, आवेश जो है ना वो हमारा चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसमें रुका रहता है। और हमारा जो आवेश वो चैप्टर नंबर 2 यानी स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता में रुका रहता है। अर्थात इस शाखा में हम क्या चैप्टर 1 और 2 को पढ़ते हैं। इतना ही हमने आपको बताया था। आगे आप देख सकते हो, अगर गतिक या चालन वैद्युति के बारे में बात किया जाए तो आप यहाँ देखो क्लियर कर सकते हो, है ना। क्या है गतिक वैद्युति, तो वैद्युति की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, गतिमान आवेश, है ना, क्या गतिमान आवेश एवं उसके गुणों का, है ना, गतिमान आवेश एवं उसके गुणों को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। हमारी क्या कहलाती है आपकी जाकर, गतिक वैद्युति कहलाती। बताओ आया समझ में, इतना क्लियर है ना। और ये भी हम आप देख सकते हो, है ना, गतिक वैद्युति में क्या होता है, चैप्टर हमारा 3 से 8 तक पढ़ा जाता है ना, 3 से 8 तक पढ़ा जाता है ना। तो और आप समझिए कि अगर बाई चांस गतिक वैद्युति का मतलब क्या हुआ कि आवेश यहाँ पर क्या है, गतिशील है, यानी गति में है, और गति में है तो वो 2 प्रकार से गति करेगा। क्या आप ये भी समझ लो, है ना, साथ में ही आवेश क्या होगा, 2 प्रकार से गति करेगा। कैसे गति करेगा, एक तो मान चलो कंटिन्यूअस गति करे, है ना, यानी नियत वेग हो, अर्थात जो v है वो क्या हो आपका नियत हो। समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, जो b है वो क्या है आपका नियत है। और उसके बाद में मान चलो दूसरा वेग, ऐसे भी वेग में मतलब ऐसे भी गति कर सकता है कि वेग आपका कंटिन्यू क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा हो, है ना, वेग आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यू परिवर्तन हो रहा हो। अर्थात आप ये भी बोल सकते हो कि कंटिन्यू वेग परिवर्तन को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अर्थात आपका जो वेग हो वो क्या हो, त्वरित वेग हो, क्या त्वरित, है ना, आप समझो त्वरित वेग हो। तो हमारा आवेश 2 तरीके से गतिशील में रह सकता है, या तो वो गति करेगा तो ये एक नियत चाल से चलेगा, अर्थात कंटिन्यू वही चाल रहने वाली है, या तो उसका वेग हमारा परिवर्तन हो लगता रहेगा, अर्थात वो क्या होगा, त्वरित रूप से वेग हमारा मतलब रहेगा, अर्थात वो गति करेगा त्वरित रूप से, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ अलग होने वाला, यहाँ पर कुछ अलग होने वाला। तो आप समझिए हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वैद्युत धारा, 4 है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, तो 5 है चुंबकत्व एवं द्रव्य, और 6 हमारा क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और 7 हमारा क्या है प्रत्यावर्ती धारा। इन आपके 5 चैप्टर में, है ना, इन 5 चैप्टर में हमारा जो आवेश होता है वो एक नियत वेग से गति करता है। क्या नियत वेग से गति करता है, अर्थात यहाँ पर जो v होता है हमारा जाकर ना, यहाँ पर जो v होता है वो क्या होता है आपका नियत होता है ना, यहाँ पर जो v होता है वो क्या होता है आपका नियत होता है। बट यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो वेग होता है आवेश का वो क्या हो जाता है, त्वरित हो जाता है। क्या हो जाता है आपका त्वरित हो जाता है ना, क्या हो जाता है आपका त्वरित हो जाता है। आया समझ में, क्यों त्वरित हो जाता है, तो आप देख सकते हो क्या त्वरित आवेश जो होता है, वैसे अभी हम आगे जाकर क्लियर करेंगे, ये बेसिक में ही है, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, अभी चैप्टर को हमने स्टार्ट ही नहीं किया है ना। तो आप समझो त्वरित आवेश क्या करता है, अभी आगे हम बताएंगे भी, है ना। त्वरित आवेश क्या करता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा क्या वैद्युत चुंबकीय तरंग तीनों उत्पन्न करता है। और आप समझ सकते हो इस चैप्टर में क्या आपको वैद्युत चुंबकीय तरंग से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो आवेश का वेग होता है वो क्या होता है, त्वरित होता है, अर्थात परिवर्तित होता रहता है। और जो हमारा नियत वेग से गतिशील आवेश है, यानी कंटिन्यूअस वो वेग कर रहा है एक ही तरीके से, तो वो क्या करता है, वो वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र केवल उत्पन्न करता है, अर्थात चुंबक की भांति कार्य करता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है, केवल हम क्या करते हैं, गतिशील आवेश और उसके चुंबकीय गुणों के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे आपका चैप्टर नंबर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 7 हो, कुछ भी हो, है ना। और अगर बैक ले लें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर आवेश हमारा जो होता है, आवेश का जो वेग होता है वो कैसा होता है, तो यहाँ पर हमारा जो आवेश का वेग होता है वो आपका क्या होता है, रुका हुआ होता है, यानी शून्य होता है। इसलिए ये क्या करता है, जो रुका हुआ आवेश होता है वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसलिए हम इस शाखा में केवल क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया ना, है ना, इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया कि आखिर वैद्युत की है क्या, है ना। तो वैद्युत क्या है, इतना तो क्लियर ही हो गया है, ठीक है। उसके बाद में आगे आप देखो, है ना, आगे आप देखो, अब आप समझो अभी हमने क्या बताया, अभी हमने आपको 3-4 चक्कर ये बताए हैं कि वैद्युतिकी में क्या किया जाता है, वैद्युतिकी में हम आवेश एवं उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, बस। स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेश एवं उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है,
और उसके बाद में गतिक वैद्युति में क्या करते हैं, गतिक आवेश यानी गतिशील आवेश एवं उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। गतिक वैद्युति हमारा चैप्टर नंबर 3 से 8 तक आ जाता है। स्थिर वाले में केवल सेकंड और फर्स्ट आता है जाकर, है ना। तो इतनी देर से हम आवेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो आवेश आखिर है क्या, इसके बारे में अगर बात करें तो आप समझिए नेक्स्ट हेडिंग क्या आ जाएगी आपका, आवेश, है ना, जो कि चैप्टर का एकदम मान लो मेन टॉपिक है। आप ये समझ लो चैप्टर की जान है, ये जान है ना, चैप्टर का एकदम मेन टॉपिक है ना। तो क्या दिया गया है आपको, वैद्युत आवेश, है ना, क्या वैद्युत आवेश क्या होता है। तो आप समझिए ये जो वैद्युत आवेश है ना, ये पदार्थ एक ऐसा गुण होता है कि अगर वैद्युत आवेश पदार्थ में उत्पन्न हो गया ना, तो वो क्या करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक की भांति वो कार्य करेगा। वैसे वो चुंबक होता नहीं है, केवल चुंबक की भांति कार्य करता है, समझ में। तो चुंबकीय क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, उत्पन्न करने लगता है ना। अर्थात आप समझो कि अगर क्या हुआ, सॉरी, कि अगर मान चलो आवेश अगर उत्पन्न हो गया ना जाकर, तो वो वस्तु क्या करेगी, हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगेगी। और वस्तुओं को आकर्षित करने का काम किसका होता है, केवल चुंबक का ही होता है। अर्थात उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र वो उत्पन्न करने लगता है, चुंबक का गुण उसमें आ जाता है। आया समझ में। तो वही यहां पर बताया गया, क्या बताया गया है कि किसी भी पदार्थ का वह मौलिक गुण या मूलभूत गुण, कुछ भी बोल सकते हो, है ना, मूलभूत गुण, है ना। और ये भौतिक होता है, क्यों, क्योंकि आप इसको देख सकते हो, है ना, जिससे वह पदार्थ क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र तथा क्या आपका चुंबकीय क्षेत्र, है ना, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इनके प्रभावों का अनुभव करता है। यानी अगर बाई चांस नहीं है उत्पन्न तो उत्पन्न करेगा, और अगर कहीं उत्पन्न है तो भी हम पता उससे कर सकते हैं कि अगर वस्तु में वैद्युत आवेश आ गया है तो। आया समझ में। तो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं उसके प्रभावों का अनुभव करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसी को बोला जाता है आपका क्या, वैद्युत आवेश, है ना, वैद्युत आवेश। और जो वैद्युत आवेश है आप ये समझ लीजिए, इसको क्या करते हैं हम, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल क्यू आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, कैपिटल क्यू थोड़ा कम देखने को मिलता है ना, लेकिन कैपिटल क्यू भी यूज कर लेते हैं ना। तो क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो है ना, ये एक क्या है आपकी अदिश राशि, क्या अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब आप समझते हो ना, अदिश राशि का मतलब तो आपको भाई आता ही होगा। अदिश राशि का मतलब कि इसको कोई दिशा की जरूरत नहीं है। आया समझ में, इसको किसी भी दिशा की जरूरत नहीं। इतना क्लियर है, ओके ठीक है। अब आगे आप समझो, है ना, इतना क्लियर हो गया। तो अगर आप समझो कि वस्तु में अगर आवेश उत्पन्न हुआ तो उसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और अगर बाई चांस कहीं पर है पहले से तो उसका अनुभव भी हम कर सकते हैं। इसको अगर बाई चांस आप ये समझो कि हम थोड़ा क्या करें, ऐसे हम दिखाना चाहें तो आप ये समझ सकते हो, है ना, वैद्युत आवेश उत्पन्न होगा तो क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र उस वस्तु में आ जाएगा, और या तो नहीं आएगा तो आप ये समझो कि उसका अनुभव करेगा अगर पहले कहीं से। तो आप ये समझ लो, मान चलो हमने एक ले लिया ये क्षेत्र, है ना, हमने एक क्षेत्र ले लिया, है ना, एक हमने क्षेत्र ले लिया। इसमें आप ये समझिए कि इस क्षेत्र में जो है ना, इस क्षेत्र में जो आपका है वो क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र पहले से आप समझो उत्पन्न है ना। तो अगर आप समझिए कि अगर हम क्या करेंगे, एक उदासीन वस्तु को, है ना, क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर एक उदासीन, है ना, अगर हम क्या कर रहे हैं, एक उदासीन वस्तु को क्या करेंगे, कलर चेंज कर ले, है ना, एक अगर उदासीन वस्तु को हम क्या करेंगे, डालेंगे, है ना, तो ये क्या होगा, बगैर विक्षेप के इस पार से उस पार क्या होगी, निकल जाएगी। आया समझ में। अगर यहाँ पर क्या होगा, एक हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम एक क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उदासीन वस्तु को डालेंगे तो ये बगैर विक्षेप के इस पार से उस पार हमारी क्या होगी, चली जाएगी। लेकिन आप ये समझो, इसी में अगर क्या किया जाए, किसी आवेशित वस्तु को डाला जाए तो उसके मार्ग में क्या होगा, उसके मार्ग में क्या होगा, तो उसके मार्ग में हमारी चेंजिंग आ जाने वाली है। मार्ग में क्या होगी, हमारी चेंजिंग आ जाएगी, अर्थात वो क्या होगा, विक्षेपित अपने मार्ग में हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर क्या है, आप ये समझो कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र पहले से उत्पन्न है ना, चुंबकीय क्षेत्र पहले से उत्पन्न है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप ये समझो कि अगर मान चलो क्या होता है, जैसे तुमने आप क्या करते हैं, इससे पहले तुमने पढ़ा था ना कि क्या होता है कि अगर मान चलो आमने सामने कोई, सिंपल सी बात, अगर आमने सामने कोई दो वस्तुएं हैं रखी तो क्या होंगी, अगर वो आपस में टकराएंगी तो मार्ग तो विक्षेपित होगा ही। तो आप समझो कि अगर आवेशित वस्तु है तो हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र वो उत्पन्न करता है, और अगर पहले से तो क्या करेगा, क्या करेगा, उसका अनुभव भी करेगा। अर्थात अगर बाई चांस ये क्या है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपका मान चलो चुंबकीय क्षेत्र
और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न है ना। एक ऐसा ये क्षेत्र है जहां पर आपका क्या चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों अगर उत्पन्न है ना, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, उदासीन वस्तु को हम यहां पर डालेंगे, है ना। उदासीन वस्तु को अगर हम डालेंगे तो ये बगैर मार्ग में परिवर्तन के अपने आप चली जाएगी, है ना। क्या करेंगे, अगर हम उदासीन वस्तु को डाल रहे हैं तो ये बगैर मार्ग में परिवर्तन के अपने आप उधर क्या होगी, निकल जाएगी, इस पार से उस पार चली जाएगी, है ना। बट अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम क्या करेंगे कि एक ऐसी वस्तु को डालेंगे, है ना, क्या करेंगे, एक ऐसी वस्तु को डालेंगे जो कि क्या है, आवेशित है, यानी आवेश उसमें आ गया, है ना। तो आवेशित वस्तु को अगर डाला जाएगा, आवेशित वस्तु को अगर डाला जाएगा तो क्या होगी, वो हमारी वो वस्तु वो क्या होगी, वो मार्ग से अपने विक्षेपित हो जाएगी, अर्थात मार्ग से विचलित हो जाएगी। इतना आया समझ में, इतना क्लियर है ना। अगर वैद्युत आवेश की बात करें तो हमने पहले ही बताया, आप देख सकते हो, रिटर्न आप देख सकते हो, है ना। वैद्युत आवेश क्या है, ये किसी भी वस्तु या पदार्थ का ऐसा गुण होता है जो कि क्या करता है, किस वस्तु में, उस वस्तु में क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। और बाई चांस अगर पहले से उत्पन्न है, पहले से अगर क्या है, उत्पन्न है, तो क्या करता है, तो ये करता ये है कि मार्ग में क्या कर देगा, विक्षेप उत्पन्न कर देगा, जिससे हम क्या कर सकते, अनुभव कर सकते हैं, अर्थात पता लगा सकते हैं कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। अब आगे आप देखो, है ना, हमने ये आपको क्या किया, एक चित्र से समझा दिया है। अगर मान चलो एक हमने ऐसा क्षेत्र लिया, एक ऐसा हमने स्थान लिया जिसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र दोनों में से कुछ भी हो, पहले से अगर उत्पन्न है, तो अगर हम उदासीन वस्तु को डालेंगे तो इस पार से उस पार ये बगैर परिवर्तन के निकल जाएगी, अर्थात ये क्या है, उदासीन हमने वस्तु डाला, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसी में आवेशित वस्तु को डाल देते हैं तो क्या होगा, तब इसमें बड़े आराम से क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। आया समझ में। और अगर बाई चांस ये एक सिंपल क्षेत्र है, आप ये भी देख समझ सकते हो, है ना। आप ये समझो कि अगर एक ये क्या है, सिंपल क्षेत्र है ना, सिंपल क्षेत्र है, तो बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा। ये भी आप साथ में ले लो, 1 मिनट, इधर आ जाओ तुम, ओके, है ना। ठीक है, ये आप समझो। तो अगर ये क्या है, एक सिंपल क्षेत्र है ना, तो सिंपल क्षेत्र है तब क्या होगा, सिंपल अगर क्षेत्र है तब क्या होगा, तब बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा, है ना। अगर सिंपल क्षेत्र है तो बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप आवेशित वस्तु को डालो, है ना, चाहे आप वो आवेशित वस्तु को डालो, या आप इसमें क्या करो, चाहे आप धनावेशित वस्तु को, हाँ ठीक है, आवेशित वस्तु को डालो, या आप किसी भी वस्तु को डाल दो, उदासीन वस्तु को डाल दो, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये अपने आप क्या होगी, बगैर विक्षेपित हुए चली जाएगी। अगर ये जो क्षेत्र है ये एक सिंपल क्षेत्र है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपका उत्पन्न नहीं है ना। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र आपका नहीं है और यहाँ पर आपका है, तो उदासीन वस्तु के मार्ग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आवेशित वस्तु डालोगे तो क्या होगा, अपने मार्ग से परिवर्तित हो जाने वाली है, समझ में, अपने मार्ग से क्या होगी, आपकी परिवर्तित हो जाएगी। बट अगर आप क्या कर रहे हो, एक ऐसा क्षेत्र ले रहे हो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र कुछ भी नहीं है, तो आप जो उदासीन वस्तु को डालो या आप क्या करो, आवेशित वस्तु को डालो, बिल्कुल भी परिवर्तन उसमें नहीं होने वाला है। इतना क्लियर है ना आपको, इतना आपको क्लियर है भाई। अब ठीक है ना, अब दोनों में चेंजिंग मिल रही है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे आप देखो, कुछ और इससे रिलेटेड दिया गया है ना। अब आप समझो, आवेश के बारे में आप समझ गए, आवेश के बारे में आप समझ गए, आवेश के गुण क्या होते हैं इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप समझिए, है ना, आवेश के गुण। 1 मिनट, हाँ, आवेश के गुण के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। तो समझो आवेश का गुण क्या होता है, प्रेम, ये ठीक है ना। अब आवेश के गुण में क्या है ये आप समझो। तो आवेश के गुण वैसे बहुत सारे होते हैं, बट आप समझिए हमने यहां पर जो लिखा है ऐसे बिंदुओं को लिखा है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा बुक में बहुत सारी थ्योरी दी गई है, लेकिन आप ये समझो हमें सब नहीं पढ़ना। बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स केवल हार्ड वर्क से नहीं आता है, स्मार्ट वर्क से आता है, आप ये समझ के रखिएगा। तो जब आप स्मार्ट वर्क करोगे तभी बेहतर मार्क्स बना पाओगे। तो कोई भी एग्जाम हो उसमें क्या होता है, एक 80-20 का रूल लगता है। क्या 80-20 का रूल? 80-20 का रूल मतलब क्या हुआ कि 20% ऐसा सिलेबस है जिसको पढ़ने पर 80% मार्क्स आप क्लियर करोगे, और 80% एक ऐसा सिलेबस है जिसको आप पढ़ने के बाद केवल 20% मार्क्स क्लियर कर पाओगे।
तो आप ये समझिए कि अगर आपको अपना बेहतर से बेहतर मार्क्स बनाना है तो हमको 80% वाला पढ़ना चाहिए, केवल 20% वाला पढ़ना चाहिए, केवल 20% वाला पढ़ना चाहिए। आप ये समझो हमारे अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि आप ये समझो कि हर एक नई क्लास में आपको फिर से रिवीजन उन्हीं टॉपिकों करवाया जाएगा, फिर से रिवीजन उन्हीं टॉपिकों करवाया जाएगा। इसीलिए सिलेबस निर्धारित कर दिया कि भाई हाँ हमको केवल इतना पढ़ना है। तो आप ये समझो अगर आप हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हो ना तो तुमको ऐसा कंटेंट देंगे, ऐसा कंटेंट देंगे कि जब पेपर आप देने जाओगे और पहुंचोगे ना तो आप कहोगे सर जी आपने जो पढ़ाया था वही आ गया, है ना, बहुत कुछ दिया गया। लेकिन नहीं, केवल आपको एकदम आप समझो कि हम आपके लिए दूध से क्रीम निकाल के लाएं। क्या? दूध से क्रीम निकाल के लाएं। केवल आप क्रीम निकाल लो और बॉडी सॉडी बनाकर जाओ। वो यूपी बोर्ड में हो या किसी भी बोर्ड में हो, बोर्ड रूपी आप अपने दुश्मन से युद्ध करके उसे धराशायी कर दो, अर्थात अपना बेहतर से बेहतर मार्क्स बना लो। आया समझ में? इस तरीके से आपको पढ़ाया जाए। तो आप समझो बहुत सारे हैं लेकिन केवल हम आपको 3 लिखवाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट हमारा जो है वो है आपकी आवेश की क्या? आवेश की संकल्पना। क्या? आवेश की संकल्पना। अब आवेश की संकल्पना जो है वो कैसे दी गई उसके बारे में अगर बात करें तो आप समझो, है ना, आवेश की जो संकल्पना है वो हमारी कैसे दी गई है। तो आप ये समझिए जो आवेश की संकल्पना है ना, आवेश की संकल्पना देखो यहां पर दिया गया। क्या? ये यहां पर दिया गया जो आवेश की संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी गई है। क्या? इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी गई है ना, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी गई है। तो क्या बताया गया आखिर? है ना, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी गई, ठीक है, लेकिन बताया क्या गया? तो इन्होंने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो क्या होगा? आपका धनावेश आएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर अधिक होगा तो क्या होगा? ऋण आवेश आएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको हम रीजन मान चलो आगे समझाने वाले हैं, और वैसे भी आप समझ सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो रही है, और प्रोटॉन पर होता है धनावेश, इसलिए वो वस्तु क्या होगी? धनावेशित होगी। और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर अधिक हो रही है तो आप ये समझो इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, तो इसलिए वस्तु क्या होगी? हमारी ऋण आवेशित होगी। यही मेन रीजन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप ये समझो कि इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो या इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का सिंपल केवल स्थानांतरण हो रहा है ना, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जा रहा है। तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। अर्थात अगर बात करें तो आवेश उत्पन्न कैसे होता है, अभी हमने बताया कि आवेश क्या होता है ना, उसको हमने कंप्लीट कर दिया। आवेश क्या है? तो आवेश एक ऐसा गुण है जो कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र वस्तु में उत्पन्न कर देता है, और अगर कहीं पर है तो उसका अनुभव भी वस्तु के द्वारा करवा लेता है। समझ में? लेकिन ये उत्पन्न कैसे होता है अगर इसके बारे में बात किया जाए तो आवेश की संकल्पना में डिस्कशन किया गया, और क्या बताया गया है कि किसी भी वस्तु में आवेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। अर्थात आप ये समझो इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होगी तब भी आवेश उत्पन्न होगा, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तब भी आवेश उत्पन्न होने वाला है। इससे क्या क्लियर होता है? इससे क्या क्लियर होता है कि आवेश आपके क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्या? आवेश क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक आपका धन आवेश जो कि कैसे उत्पन्न होता है? तो वो उत्पन्न होता है हमारा क्या? इलेक्ट्रॉन की कमी से। क्या? इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न होता है। आया समझ में? और जो हमारा क्या है? ऋण आवेश है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न होता है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है ना? अब आप समझो, इसको हम तुमको थोड़ा एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप ये समझिए, मान चलो हमने क्या किया? 2 वस्तु लिया, है ना, 2 वस्तु हमने लिया। ये ठीक है। अब 1 मिनट, हाँ ठीक है, फ्रेमिंग नहीं चेंज करनी थी, ये हो गया जाकर फेल। हाँ ठीक है। अब आप समझो, मान चलो ये कोई, इधर साइड में थोड़ा कर लेते हैं, या इधर ही कर लो, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान चलो ये कोई क्या है? 2 वस्तुएं हैं, है ना, 2 वस्तुएं हैं। समझने की कोशिश करो, ये कोई है 2 वस्तुएं, और इसमें आपका समझो एक बात और समझो, वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होती है। ये आपने तत्वों से सीख लिया है, और तत्वों के कंबाइंड से ही क्या बनता है? परमाणु बनते हैं, और परमाणुओं के कॉम्बिनेशन से हमारी वस्तु बनती है। जाकर आया समझ में? तो वस्तु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो आप समझने की कोशिश करो, मान चलो ये क्या है? दोनों एक जैसी वस्तु हैं, तो इसमें आपका जो 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 क्या है? आपका प्रोटॉन है। आया समझ में? और आप सेम टू सेम इधर भी आप वही ले लो कि यहां पर भी क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 क्या है? आपका प्रोटॉन है। आया समझ में? अब आप समझने की कोशिश करो, क्या हो रहा है? हमने ये कहा कि इस वस्तु से, है ना, इस पहली वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन है, पहली वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल कर हमारा क्या हुआ? दूसरी वस्तु में पहुंच गया, है ना। पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या हुआ? हमारा दूसरी वस्तु में पहुंच गया।
और जब दूसरी वस्तु में पहुंच जाएगा ना तो आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये क्या है दूसरी वस्तु में पहुंच जाएगा तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर होने क्या वाला है, होने क्या वाला है इसके बारे में आप समझो। जब दूसरी वस्तु में पहुंच जाएगा तो 1 मिनट, हाँ ये समझो, है ना। अब आप समझने की कोशिश करो, है ना। क्या हुआ कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला और इस वस्तु में पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जाकर ये हमारा जो है ये हमारा है आपका क्या पहला स्टेप, है ना, है ना। ये हमारा क्या है पहला स्टेप है, पहला स्टेप। 1 मिनट। ये आपका फर्स्ट स्टेप है ना, स्टेप, ठीक है। उसके बाद में ये आपका क्या है, तो ये आपका है आपका सेकंड स्टेप, ठीक है इतना। ये आपका फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों वस्तुओं में क्या है बराबर है ना। लेकिन क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से उस वस्तु में जाएगा, है ना, पहले से दूसरे में अगर जा रहा है तो आप ये समझो कि क्या होगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी कम हो जाएगी, है ना। और हमने चलो मान लिया, हमने क्या माना, हमने ये माना कि एक इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है ना। समझने की कोशिश करो, क्या आपको समझाना चाह रहे हैं, समझने की कोशिश करो। एक इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहा है तो आप समझो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन जब पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। अब आप समझो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और धनात्मक आवेश की क्या हुई अधिकता हो गई, है ना। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और धनात्मक आवेश की अधिकता हो गई। और यहाँ पर क्या है प्रोटॉन की कमी हो गई और ऋण आवेश की क्या हो गई अधिकता हो गई, है ना। तो क्या होगा, क्या होगा कि ये जो वस्तु है, जो पहली वस्तु है, पहली वस्तु जो है ये क्या होगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी क्या धन आवेशित, क्या हो जाएगी धन आवेशित, यानी इस पर क्या हो जाएगा धन आवेश आ जाएगा, धनावेशित, धनावेशित। ये वस्तु हो जाएगी धनावेशित यानी इस पर आ जाएगा धनावेश। और ये वस्तु हो जाएगी आपकी ऋणावेशित, ऋणावेशित यानी इस पर आ जाएगा क्या आपका ऋण आवेश, क्या आ जाएगा ऋण आवेश आ जाएगा। क्यों ऋण आवेश हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश और इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा और प्रोटॉन पर होता है आपका क्या धन आवेश। आया समझ में। और होता कितना अगर इसके बारे में बात करें तो आप ये समझ लो, अगर होता कितना है इसके बारे में अगर बात करें तो ये भी आप समझ सकते हो, है ना। होता कितना है ये भी आप यहां पर समझ सकते हो, है ना। तो आप ये समझने की कोशिश करो, क्या होगा कि जो हमारा क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन इस पर जो आवेश होता है वो माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस से क्या होता है 19 कूलाम आवेश होता है। क्या होता है आपका 19 कूलाम आवेश होता है ना। हाँ ठीक है, इस पर होता है 19 कूलाम आवेश। और जो हमारा क्या है, जो हमारा प्रोटॉन है उस पर होता है हमारा प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम आवेश। आया समझ में। दोनों पर जो मात्राएं होती हैं यानी जो परिमाण होता है अर्थात मात्रा, है ना, परिमाण यानी मात्रा, वो दोनों क्या होता है एक जैसा होता है। क्या होता है एक जैसा ही होता है। लेकिन होगा क्या, लेकिन ये होता है जाकर कि आप ये समझिए कि दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है, एक धनावेशित होगा एक ऋणावेशित होता है। तो आप ये समझ सकते हो, यहां से आपने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या होता है आपका धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अर्थात एक सिंपल से ये समझो कि वस्तु आवेशित होगी तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या तो अधिकता होगी, है ना। तो इसमें आप समझ ही गए हो। और बाई चांस अगर प्रॉब्लम है तो नो टेंशन, आपको हम एक दूसरा और मतलब एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, काफी दिनों से पढ़ रखा है ना। एक दूसरा हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं वो आप समझो, है ना। जैसे आप समझो, आप सबको पता है क्या सोडियम के बारे में पता है। सोडियम क्या होता है Na, इस पर क्या है इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। परमाणु क्रमांक 11 होने का मतलब आप ये समझ सकते हो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है आपके 11 है और जो प्रोटॉन है वो भी क्या है आपका 11 है। आया समझ में। क्यों, क्योंकि आप ये समझो ना, आप ये समझो कि कोई भी तत्व हो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। आया समझ में। और परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर इसका सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी 11 ही होने वाली है। अब आप समझिए, आपको ये भी पता है
कि ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। तो अगर ये बाई चांस क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करे, त्याग कर दे, यानी इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो आप माइनस लगाओगे तो आप समझो क्या होगा, जो नया सोडियम मिलेगा, जो हमारा क्या होगा, नया सोडियम मिलेगा, इसमें क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा हमारा, तो 10 हो जाएगा, और प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन हमारा हो जाएगा आपका कितना, 11 रहेगा। आया समझ में भाई, एक निकल गया ना, तो इधर 10 बचेगा और प्रोटॉन हो जाएगा 11। अब आप समझो यहां पर बताओ धनावेश आएगा कि ऋणावेश आएगा, तो हमारा धनावेश आएगा। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन होता है धनावेशित और धन आवेशों की संख्या हमारी ज्यादा है। आप सिंपल से ये समझिए कि जो अधिक मात्रा में होता है या जो ज्यादा शक्तिशाली होता है वही सब पर हावी होता है। तो हमारा प्रोटॉन अधिक मात्रा में है, इसलिए वह उसको क्या करेगा, धनावेश कर देगा। अच्छा, कितना धनावेश आएगा, कितना आएगा धनावेश, तो हमारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, धनावेश आ जाएगा। कितना ज्यादा, एक है, तो इस पर क्या आएगा, पहला नंबर तो धनावेश आएगा, लेकिन कितना आएगा, तो एक प्रोटॉन के बराबर, या अब हाँ, एक प्रोटॉन के बराबर आवेश आ जाएगा। आप ऐसा बोल सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर धन आवेश आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, कम है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें कम है। ओके ठीक है। उसके बाद में आप क्लोरीन का ले सकते हो ना, क्लोरीन के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। क्लोरीन को Cl से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। इसका मतलब हुआ इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 है और प्रोटॉन भी क्या है आपके, 17 है ना। आया समझ में। और आपको पता है कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करें हम, अगर जोड़ देंगे तो आप समझो जो नया Cl मिलेगा इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18, और प्रोटॉन कितना हो जाएगा हमारा, 17 ही रहेगा। अब आप समझो यहां पर क्या है, बताओ कौन सा आवेश आएगा, तो यहां पर ऋण आवेश आएगा। क्यों ऋण आवेश आएगा, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, कम है, और प्रोटॉन क्या है, अच्छा सॉरी हाँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है और प्रोटॉन की संख्या हमारी क्या है, कम है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा और प्रोटॉन की संख्या कम है, इसलिए इस वस्तु पर आ जाएगा क्या, आपका ऋण आवेश। और कितना ऋण आवेश आएगा, तो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा, इसलिए इस पर क्या होगा, माइनस का एक हमारा आ जाएगा चार्ज। और यहां पर क्या था, धनावेश ज्यादा था, इसलिए कितना ज्यादा था, एक ज्यादा था, तो यहां पर क्या था, प्लस का एक चार्ज आ गया था। आया समझ में, है ना। इतना क्लियर है ना, इतना आपको क्लियर है। ओके, तो आप ये समझिए कि आपको आवेश की संकल्पना तक क्लियर कर दिया गया है। और उसके बाद में जो हमारे क्या है, हाँ चलो इसको भी क्लियर कर लेते हैं ना, एसआई मात्रक वगैरह क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में क्या होगा आगे देखेंगे, है ना। तो आप समझो अभी तक हमने ये आपको बता दिया, पहला नंबर तो आवेश किस विज्ञान, भौतिक विज्ञान की किस शाखा में पढ़ा जाता है, और आखिर चैप्टर फर्स्ट और सेकंड किस शाखा में आते हैं, ये हमने क्लियर कर दिया। मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन, आवेश क्या होता है ये क्लियर कर दिया, आवेश उत्पन्न कैसे होता है ये क्लियर कर दिया, और धनावेश और ऋणावेश ये क्या होते हैं और कैसे उत्पन्न होते हैं, इतना भी आपका पूरा पूरा क्लियर हो गया है। अब आप ये समझ लो इनके मात्रकों के बारे में, है ना, क्या इनके मात्रकों के बारे में आप डिस्कस कर लीजिए, है ना। तो आप समझिए, सबसे पहले बात करेंगे इससे एसआई मात्रक की। तो एसआई मात्रक जो होता है वो कैसे निकलेगा उसके बारे में बात करें, तो आपने क्लास 10th में एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या, जो आवेश होता है वो I इंटू टी के बराबर होता है ना, Q इक्वल टू आई इंटू टी, है ना। तो यहां से क्या होता है, आपका एसआई मात्रक आता है जाकर। क्यों, क्योंकि आप ये समझे एसआई मात्रक अच्छा मिलता कैसे है, तो एसआई मात्रक तब मिलता है जब किसी राशि को उनके मूल राशि में क्या करो, आप चेंज कर दो। और ये आवेश जो है इसको अगर आप इसके मूल राशि में चेंज करोगे तो धारा और समय में ही चेंज करोगे, और कुछ नहीं होता है, समझ में। तो आप समझिए धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है एम्पियर, इतना तो पढ़ ही रखे हो। और समय का क्या होता है, सेकंड, क्या होता है, सेकंड होता है, समझ में। अर्थात अगर हम बात करें तो जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो वो हमारा होता है क्या, एम्पियर, है ना, समझो। Q इक्वल टू आई इंटू टी से निकलेगा, है ना, तो एम्पियर इंटू में क्या हो जाएगा आपका सेकेंड, है ना, सेकेंड, है ना, क्लियर इतना। और एक बात और समझो, इस एम्पियर इंटू सेकेंड को ही हम एक और नाम देते हैं, क्या देते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, कुलॉम, क्या, कुलॉम बोला जाता है ना, वैसे कुलाम आता है ना, केवल कुलॉम लिखा रहता है और पढ़ते हैं हम लोग कुलाम, है ना। और इस कुलाम को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इस कुलाम को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है, सी से प्रदर्शित किया जाता है। बताओ इतना क्लियर है आपको, 1 मिनट, हाँ ठीक है, अब ठीक है ना। बताओ इतना क्लियर है, क्या हो रहा है भाई, ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो
चलो ठीक, इतना इतना आप क्लियर हो गया है ना। ठीक है, तो आप ये समझिए जो हमारा क्या है एसआई मात्रक है ना, एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, वो हमारा होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। ये कैसे मिला है तो इसके बारे में अभी हमने बात किया कि जो आपका क्लास 10th में आपने एक आवेश का सूत्र पढ़ा था Q इक्वल टू आई इंटू टी, यहीं से जाकर आपका ये सूत्र निकला है। तो एसआई मात्रक दो होते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड, या इसी को कूलाम भी बोला जाता है, जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में, है ना। ठीक है, उसके बाद में आप समझो अगर सीजीएस मात्रक की बात करें, है ना, सीजीएस मात्रक भी आप ले लो, सब कुछ लिख कर लाए आप, ये समझिए, है ना, आप थोड़ा कम समय में ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर बता सके, इसलिए पीडीएफ लेकर आए हैं। लेकिन हाँ, पढ़ाएंगे तुमको लिख लिख कर, ये आप समझो। जैके सर से पढ़ने का मतलब सीखना हुआ, ना कि रटना हुआ। हम इतना गारंटी लेते हैं ना कि अगर कंटिन्यू आप जुड़े रहे, और अब आपकी क्लास में ब्रेक नहीं होगा, आपकी क्लास कंटिन्यू आती रहेगी। अगर आप हमसे जुड़े रहे ना, तो बोर्ड एग्जाम जब देकर आओगे ना, तो ये बोलोगे सर आपने आखिर पढ़ाया क्या था, कि सारा सारा फंसा दिया, आखिर कैसे पढ़ा दिया आपने, है ना। तो ये होने वाला, आप ये समझो, है ना। तो सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक जो होता है वो क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है, स्टेट कूलाम। जैसे आप समझो एम्पियर का हो तो जहाँ एसआई मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकंड, या इसी को कूलाम बोल सकते हो। तो वैसे ही हमारा ये क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। क्या, स्टेट कूलाम, है ना। चलो इधर ही लिख देते हैं, चलो अच्छा इधर लिखते हैं ना, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, ये हो जाएगा। और इंग्लिश में भी स्टेट कूलाम ही लिखते हैं, कोई इसका सिंबल नहीं, है ना। स्टेट कूलाम हो गया। उसके बाद में एक आप ये समझ लीजिए, एक बात आप ये समझ लीजिए कि जो स्टेट कूलाम होता है ना, हाँ स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम में 1 मिनट, ऐसे ले लो, है ना। जो वन स्टेट कूलाम होता है ना, वन स्टेट वन स्टेट कूलाम, कूलाम, वो हमारा बराबर होता है 3 × 10⁹ कूलाम के। क्या, जो हमारा क्या होता है स्टेट कूलाम होता है, वो किसके बराबर होता है, तो हमारा 3 × 10⁹ कूलाम के होता है ना। वैसे हम, अच्छा एक कूलाम, अच्छा एक बात और समझो, जो कूलाम है वो क्या है, बड़ा मात्रक, स्टेट कूलाम जो है वो क्या, छोटा मात्रक। क्यों, क्योंकि सीजीएस पद्धति की बात कर रहे हैं ना, और सीजीएस पद्धति में हमारा कम आता है, इसलिए आप समझो एक कूलाम में हमारे इतने स्टेट कूलाम होंगे। हाँ हमने थोड़ा रॉन्ग कर दिया, है ना। देखें ये चेंज हुआ कि नहीं, वैसे स्लाइड लगी इसलिए क्या कर रहा है, हट जा रहा है। चलो अच्छा कोई बात नहीं, है ना। अभी इसको क्या करें, मिटा के हम बता दे रहे हैं। चलो ठीक है ना। क्या कर रहे हो भाई, छोटा मात्रक है ना, जब छोटा मात्रक क्या होगा, यहाँ पर मान आपका बढ़ेगा। तो आप ये समझिए कि जो हमारा, हाँ 1 कूलाम होता है ना, उसमें होते हैं 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। हमने थोड़ा रॉन्ग कर दिया था, स्टेट कूलाम। अब ठीक है ना। अब ठीक है आपका, आप ये समझो जितना पढ़ोगे वो सटीक पढ़ोगे। हो सकता है कुछ इधर उधर बोलने में कुछ मान चलो बाई चांस हो ही जाए गलती, बट नो टेंशन, चेक सर से पढ़ने का मतलब सीखना हुआ। ठीक है, अब ये हो गया स्टेट कूलाम हो गया। उसके बाद में सबसे बड़े अगर मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक हो गया जाकर, और उसके बाद में सबसे बड़े मात्रक की अगर बात करें तो ये आप ले लो। सबसे बड़े मात्रक में आखिर कौन आता है, तो सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है हमारा जाकर क्या, फैराडे। क्या होता है आपका, फैराडे होता है ना। क्या होता है आपका, फैराडे होता है ना। क्या, फैराडे, फैराडे। अब एक बात और समझो, फैराड और फैराडे दोनों में अंतर है। जो फैराड वो धारिता का मात्रक होता है, लेकिन फैराडे ये अलग है। आया समझ में, फैराडे एक कूलाम का मात्रक है, और जो फैराड है वो क्या है, सॉरी फैराडे जो है वो आवेश का मात्रक, और जो फैराड है वो हमारा धारिता का मात्रक। ये क्या है, ये आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया जाए। तो बहुत सारे टीचर्स या स्टूडेंट फैराड और फैराडे में अंतर ही नहीं समझ पाते। तो आपको समझना है, फैराडे जो है वो आवेश का मात्रक है, जो फैराड है वो धारिता का मात्रक है। समझ में। तो सबसे बड़ा जो होता है हमारा वो होता है जाकर फैराडे। और अगर हम बात करें 1 फैराडे में, है ना, समझो 1 फैराडे में हमारा कितना आवेश होता है, तो 1 फैराडे में हमारा होता है जाकर 1 फैराडे, फैराडे में होता है जाकर आपका 96,500
कूलाम आवेश। अच्छा एक बात और आपके क्लियर कर दें, अगर तुम्हारे माइंड में बाई चांस यार सर जी आप क्यों सब हर एक मात्रक को कूलाम में ही लिख रहे हो, तो कूलाम में इसलिए लिखा जा रहा है क्यों, क्योंकि ये एसआई मात्रक है ना। और अब न्यूमेरिकल आप जब सॉल्व करोगे तो आप ये देखो कि कोई भी हमारा आंकिक मान हो या राशि हो, है ना, कोई भी राशि हो उसके आंकिक मान को हम क्या करते हैं एसआई पद्धति में ही कन्वर्ट करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इसीलिए सबकी वैल्यू हम एसआई मात्रक में ही लिखाई दे रहे हैं। आपने देखा ना एसआई मात्रक क्या है, कूलाम है। तो एक फैराडे जो कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, इसमें 96,500 कूलाम आवेश होते हैं जाकर। आया समझ में, ये हो गया क्लियर। उसके बाद में अगर हम बात करें कि सर आखिर सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है, तो सबसे छोटा जो होता है ना वो क्या होता है, वो होता है फ्रैंकलिन। क्या, फ्रैंकलिन, है ना। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फ्रैंकलिन। सबसे छोटा हमारा हो जाएगा क्या, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, ठीक है ठीक है, फ्रैंकलिन, है ना। फ्रैंकलिन हो जाएगा, है ना, फ्रैंकलिन हो जाएगा। और वन फ्रैंकलिन में कितना आवेश होता है, अगर इसके बारे में बात करें तो आप ये भी लिख लो, जो वन फ्रैंकलिन है ना, वन फ्रैंकलिन, वन फ्रैंकलिन, वन फ्रैंकलिन में हमारा होता है, आप समझो, चाहे आप लिख दो 1 टोटल अपान 3 इंटू 10⁻9 कूलाम, है ना, समझने की कोशिश करो। चाहे आप ये लिख दो, चाहे आप ये लिख दो, या इसी को आप लिख सकते हो 10⁻9 को ऊपर ले आओ, तो इसी को आप लिख सकते हो 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। दोनों का मतलब आपका एक ही हुआ जाकर। बताओ इतना आया समझ में, है ना, इतना आया समझ में, बताओ, है ना, इतना आया समझ में, ये हो गया जाकर। उसके बाद में हम आपको कुछ और इंपॉर्टेंट मात्रक, थोड़ा मतलब जो हमारे क्या होते हैं क्वेश्चन वगैरह में बहुत ज़्यादा सॉल्व होते रहते हैं ना, उसके बारे में आपको बताया दे रहे हैं ना, उसको भी आप साइड में लिख लो क्या होता है जाकर, उसके बारे में बात करें तो आप समझो। पहला नंबर तो फ्रेम का कलर चेंज कर दो, ये कर देते हैं ना, जब हम इसको, हाँ ठीक है, अब ठीक है, समझो क्या होता है। आपको बहुत देखने को मिलेगा जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तब, है ना, क्या देखने को मिलेगा। पहला नंबर तो आपको मिल जाएगा क्या, माइक्रो, है ना, समझो माइक्रो मिल जाएगा, और माइक्रो मिल जाएगा। और जो 1 माइक्रो होता है ना, 1 माइक्रो में हमारा होता है 10⁻⁻6 कूलाम आवेश। उसके बाद में मिली भी मिल सकता है, तो 1 मिली कूलाम, है ना, MC 1 मिली कूलाम आवेश जो होता है उसमें होता है जाकर हमारा क्या, 10⁻³ कूलाम आवेश। ओके ठीक है, ये हो गया जाकर। उसके बाद में आपको और मिल सकते हैं, क्या मिल सकता है, यहाँ पर आपको मिल सकता है क्या, नैनो, है ना, नैनो कूलाम मिल सकता है। और उसके बारे में क्या, बाद में क्या मिल सकता है, आपका पीको मिल सकता है ना, नैनो और पीको मिल सकता है। वैसे आप समझो ये दो बहुत मिलेंगे, मिली मिलेगा और माइक्रो मिलेगा, बहुत अधिक मात्रा मिलेगा। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चांस है कि आपको शायद नैनो भी मिल जाए, तो 1 NC नैनो कूलाम, इसमें होता है 10⁻⁹ कूलाम आवेश। और उसके बाद में अगर बाई चांस पीको मिल जाए तो 1 पीको कूलाम यानी PC, इसमें होता है 10⁻⁻12 कूलाम आवेश। बताओ इतना क्लियर है ना। तो ये हो गया आवेश के मात्रक से रिलेटेड सारा का सारा आपका कॉन्सेप्ट, आया समझ में। ये आपका हो गया जाकर आवेश के मात्रक से रिलेटेड आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट। इतना क्लियर है, बताओ इतना क्लियर है ना। तो अभी तक हमने आपको क्या डिस्कस किया, पहले नंबर तो आपको इंट्रोडक्शन हमने बताया, है ना, जो बेसिक इंट्रोडक्शन वो हमने क्लियर किया। आवेश क्या है उसके बारे में उत्पन्न बताया हमने आपको। उसके बाद में आवेश आखिर उत्पन्न कैसे होता है, अर्थात इसकी संकल्पना कैसे दी गई है, ये हमने बताया है ना। और आवेश के मात्रा के बारे में बताया है, इतना क्लियर है। और उसके बाद में जो अदर टॉपिक है ना, आप देख सकते हो अभी भी बहुत सारे टॉपिक पड़े हैं, है ना। बट अगर सारे के सारे टॉपिकों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो आपकी क्लास जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और आप ये समझ लीजिए
कि ये जो है ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। इसको आप स्कैन कर लीजिए गूगल से, डायरेक्ट आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। और बाई चांस अगर वैसे बाई चांस क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, आप केवल क्या करना है, स्मॉल का t.me और उसके बाद में ये साइन लगा देना और फिर जयकेश तिवारी गुरुकुल बगैर स्पेस के लिख दीजिएगा, जिसमें जे हमारा कैपिटल होगा। और इसको आपको करना कहां पर है, तो व्हाट्सएप ओपन करके किसी का भी चैट ओपन आप कर लीजिएगा और ओपन करके इतना टाइप करके सेंड कर दीजिएगा। और सेंड करने के बाद में जब आप उस पर क्लिक करोगे, है ना, इतना करोगे तो वो लिंक एक क्रिएट हो जाती है और उस लिंक पर जब आप क्रिएट करोगे डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। लेकिन हाँ, आपके फोन में टेलीग्राम ऐप होना जरूरी है। आया समझ में? तो इतना आप कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, जो भी यहां पर आप समझो, जो भी यहां पर ये प्यारी प्यारी नोट्स हैं ये सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, है ना। और अगर बाई चांस आपको नहीं करना है तो आप यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नो टेंशन। और हाँ, अगर भाई आपको ये क्लास पसंद आई है ना, वैसे फर्स्ट क्लास थी, है ना, हमने जितना हमसे हो सका है बहुत बेहतर से बेहतर हमने आपको क्लियर किया है। आया समझ में? तो अगर भाई आपको भाई ये क्लास पसंद आई है ना, तो इस क्लास को आप क्या करोगे, लाइक कर दो। अगर अभी तक नहीं किए हो कमेंट करके जरूर जरूर बताना कि क्लास लगी कैसे, कुछ अलग आपको मिला कि नहीं मिला। और हाँ, ये क्लास अपने उन सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो जो कि अभी तक स्टडी करना नहीं स्टार्ट किए हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर दो, ताकि ऐसी धमाकेदार क्लास आपको कोई भी अगर आए चैनल पर तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। है समझ में? सो आशा करते हैं कि भाई आपको सबको समझ में आएगा और हाँ, क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट दिन मिलेंगे आगे वाले टॉपिकों में। ओके, फिर बाय बाय स्टूडेंट, चलते हैं और फिर मिलेंगे आपको आगे वाले टॉपिक में। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।